आप देख रहे हैं नेशनल वॉच खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, तेजी से बढ़ती आबादी और तेजी से घटते जंगलों के बीच में कभी बहराइच से खबर आती है कि एक खूंखार लकड़बग्घा या भेड़िया पकड़ा गया। कभी लखीमपुर खीरी में आदमखोर शेर या चीता तेंदुआ देखा गया। दोस्तों, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन का मानव आबादी पर जहां एक और असर पड़ रहा है, वहीं वन्य जीवों पर भी असर पड़ रहा है। इसको लेकर आज राजधानी लखनऊ के हॉर्नर कॉलेज में मानव वन्यजीव संपर्क पर एक सार्वजनिक धारणा को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए कई पैनलिस्ट शामिल थे। हम इन सबसे एक एक करके बातचीत करेंगे, क्योंकि जहां एक और हमला होता है, आबादी प्रभावित होती है, जानवर प्रभावित होते हैं, वहीं जिस तरीके से खबरों को तड़का लगाकर दिखाया जाता है, उससे रोष और ज्यादा पनपता है। आइए देखें इसमें क्या चर्चा हुई। सबसे पहले तो इंटरेक्शन मतलब ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का इंटरेक्शन भी 3 प्रकार के होते हैं। कई बार पॉजिटिव, कई बार न्यूट्रल और कुछ बार नेगेटिव। लेकिन ये जो नेगेटिव इंटरेक्शन है वो हालांकि कम होते हैं। बहुत बार जो जानवर और इंसान है वो अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं जब उनका सामना-सामना होता है। अब जैसे पॉजिटिव इंटरेक्शन की मैं बात कर लूँ तो वल्चर जो है गिद्ध, वो जो मरे हुए जानवर है वो खा लेता है। इसकी वजह से बहुत सारा फ़ायदा होता है इंसानी कम्युनिटीज़ को, क्योंकि डिज़ीज़ नहीं फैलता है, क्योंकि सड़ा गला मांस जो है वो चला जाता है। तो ये एक पॉजिटिव इंटरैक्शन है। ऐसे ही कई है। अब जहाँ तक नेगेटिव इंटरैक्शन है ये अपवादी होते हैं और बहुत बार इसका कारण ये रहा है कि मतलब हम उस जगह चले गए जहाँ पे वन्य जीव का बाहुल्य है। वहाँ पे कुछ जो हमारे जनता है जो वहाँ पे आस-पास रहती है, वो लकड़ी बीनने चले गए, वो झुक के लकड़ी बीन रहे हैं। कोई महिला है जो थोड़ी-सी दुबली-पतली है, अब उसे जानवर को ऐसा लगेगा, जो बड़ा जानवर है, जो चारपाई जानवर को खाता है, उसे लगेगा कि अरे ये तो कोई आहार है, ये कोई जंगली जानवर है, कोई छोटा-सा हिरण है। तो वहाँ पे वो अटैक कर देता है और और क्योंकि क्योंकि बहुत ही आसान है इंसानी जान और बाघ का आप ताकत देख सकते हैं। तो ऐसे हालतों में नेगेटिव इंटरैक्शन हो जाता है, लेकिन ये कई बार कम ही होता है। इसका कारण यही है कि जैसे-जैसे हैबिटेट लॉस और हैबिटेट डिग्रेडेशन बढ़ रहा है, उस तरीके से ये नेगेटिव इंटरैक्शन का थोड़ा-सा जो इंटरफ़ेस है, वो शायद बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए जो कानून है और जो पॉलिसी है, उसे उसमें थोड़ी-सी तब्दीली होने पे एक समन्वय भी हो सकता है। मेरा नाम सौगतो साधुखन है। मैं वाइल्ड लाइफ में काम कर रहा हूँ। पहले मेरा करियर शुरू हुआ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। फिर मैंने पीएचडी खत्म करने के बाद मैं अभी एक कोर्स का कोऑर्डिनेशन करता हूँ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्शन पे। ये मास्टर्स कोर्स है और मेरे अंदर कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स भी हैं। टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी यूज करके और इसको और ज्यादा जनता को जागरूक कर सकते हैं? ज़्यादा सो 2-3 जगह पे टेक्नोलॉजी तो अभी सब जगह पे है। एक तो है कि जैसे पैनल में पहले डिस्कशन हुआ कि कैमरा ट्रैप इमेजेस के पहले क्या होता था, कैमरा ट्रैप इमेजेस जमा होता था, फिर हम लोग मैनुअली उसको आइडेंटिफाई करते थे। अभी धीरे-धीरे एआई हमारे टेक्नोलॉजी में भी आए हैं। धीरे-धीरे हम लोग ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे मशीन खुद ही उसको सेग्रीगेट कर पाए। तो अगर ऐसे कुछ-कुछ जगह है जहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी के सहारे हम लोग बहुत सारे टाइम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और अभी ये टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है। और दूसरा एक टेक्नोलॉजी भी है जैसे कि एलिफेंट, जो ज़्यादातर जगह पे एलिफेंट इंटरेक्शन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपने देखे होंगे कि रेलवे ट्रैक्स में बहुत सारे एलिफेंट का डेथ होता है, तो एक फाइबर बिछाया जाता है, तो एलिफेंट जैसे ही नज़दीक आए, वो फाइबर वो वाइब्रेशन को समझ के उसको वो मैसेज पहुँचाए। तो जो जो पायलट जो रेलवे का पायलट रहते हैं, तो वो ट्रेन को स्लो कर देते हैं। तीसरा और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, रेडियो कलरिंग। अभी हम लोग बहुत रेडियो कलरिंग करते हैं। तो एक इंसिडेंट हुआ था कि बहुत सारे टाइगर को रेडियो कलर किया गया था।
एंड मीडिया में भी बहुत सारे टाइम ये आता है कि रेडियो कलरिंग की वजह से टाइगर या कोई भी एनिमल मर जाता है, बट रेडियो कलरिंग की वजह से एक्चुअली चीज़ें बाहर आता है। तो एक बार 8 टाइगर को कलर किया गया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 8 टाइगर को कलर किया नागपुर रीजन में। तो उनमें से 4 टाइगर का डेथ हो गया कि इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से। तो ये सब चीज़ बाहर आता है ये रेडियो कलरिंग की वजह से। और जो कॉरिडोर की बात बोला गया, तो जैसे जैसे हमारा अभी हैबिटेट छोटा होता गया टाइगर का, तो क्या होता है, तो अभी टाइगर छोटा छोटा हैबिटेट रहेगा तो टाइगर वो हैबिटेट के बीच में मूव करेगा। तो अभी जब रेडियो कलर टाइगर या रेडियो कलर एनिमल रहेगा, तो हमें पता चल जाता है कि एनिमल का मूवमेंट कौन से एरिया से ज़्यादा है। तो हम लोग उस हिसाब से उसमें उस एरिया में ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकते हैं और मिटिगेशन मेजर ले सकते हैं। जैसा कि इस वर्कशॉप में कहा गया कि जब इस तरीके की कोई घटना होती है कि जंगली जानवर शहरों में आ जाता है, हमला करता है, तो उसकी मीडिया रिपोर्टिंग दो पक्षीय की होनी चाहिए। वो किस तरीके से है? और सर हेडलाइंस काफी बार ऐसी बनती है, आदमखोर है, भेड़िया आया, तो किस तरीके से आपका क्या सुझाव है? कैसे मीडिया रिपोर्टिंग करें? तो मीडिया रिपोर्टिंग के लिए मैं निजी तौर पे ये समझता हूँ कि क्योंकि मीडिया प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग उस तरीके से की गई रहती है उनके इनिशियल टाइम पे, जब वो नए नए अपने करियर को चुनते हैं, जब उसमें उतरते हैं, तो ट्रेनिंग इस तरीके से रहती है कि उसको किस तरीके से थोड़ा अच्छे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से और सजा धजा के आप लिखेंगे किसी भी चीज़ को। जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो देखिए, लोगों के जहन में वाइल्ड लाइफ का जो परसेप्शन है, जो उनका नज़रिया है, बहुत फ्रेजाइल है, बहुत एकदम ऐसे पतली डोर से एकदम वो जुड़ा हुआ है, जिसको आप बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं अगर आपने कुछ भी थोड़ा सा भी घुमा फिरा के चीज़ों को कह दिया या थोड़ा सा भी नेगेटिव तरीके से चीज़ों को कह दिया। तो कोई भी ऐसा न्यूज़ जो कि इस तरीके के किसी नेगेटिव इंसिडेंट्स को कवर कर रहा है, जहाँ पर किसी भी तरीके की किसी की मृत्यु हुई है या कहीं अटैक हुआ है, तो उसमें हेडलाइन, मैं ये समझता हूँ, एक तो अपने आप में वो उसका कारण भी स्पष्ट कर दे कि जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर हाथी ने कहीं लोगों पे मस्त के कारण या मतवालेपन के कारण किसी 3-4 लोगों पे अटैक किया या किसी की जान चली गई, तो उसको लिखने का तरीका ही ऐसा होना चाहिए कि मस्त के कारण हाथी ने 3-4 लोगों की, या दुर्घटनावश मत मतवाले हाथी ने 3-4 लोगों की जान लिया, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जान ली भी नहीं, अगर उसका हो सके कि इसके कारण मृत्यु हुई, तो ये सब कुछ चीज़ें बस शब्दों की हेरा-फेरी थोड़ी-सी एक बदल के अगर आप इसको प्रेज़ेंट करें, तो वो काफ़ी उस चीज़ पे अच्छा एक वो डाल सकता है। सर इस समय उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहराइच में लकड़बग्घा या भेड़िए के लगातार खबरें प्रकाशित हो रही हैं। तो आज की वर्कशॉप में इस घटना को कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये जो भेड़िए का वहाँ पे एक काफ़ी महीने से चल रहा है, 2-3 महीने से। तो हर कॉन्फ्लिक्ट का एक अलग उसके पीछे कारण होते हैं। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया है। तो ये निर्भर करता है कि कौन-सा जानवर है और उसका वहाँ पे क्या प्राकृतिक आवास है। तो उस वजह से उसके कई कारण हो सकते हैं, जो कि एक शोध का विषय है और उस पे लोग काम कर रहे हैं। तो भेड़ियों की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कि कोई पहली बार हुआ है। ये कई बार पिछले सालों में भी हो चुका है, पिछले दशकों में। तो ऐसा माना जा रहा है कि कोई उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है या किसी वजह से इस तरीके से घटना प्रकाश में आ रही है। सर लखीमपुर खीरी में काफी लंबे समय तक आप काम करते रहे हैं, तो जो जानवरों का जो नेचर है और ह्यूमंस का जो नेचर है, इन दोनों में अंतर है, ज्यादातर आदमी समझ नहीं पाते। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अगर हम किसी अपने सामने वाले के व्यवहार को समझ जाएं, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो इसी तरीके से जो लखीमपुर खीरी के आसपास के जो लोग हैं या कम्युनिटीज़ हैं, तो और वहाँ पे कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। दुधवा टाइगर रिज़र्व है और बगल में लगा कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद पीलीभीत का और जो बीच का हिस्सा है गन्ने की खेती बफर ज़ोन है, साउथ खीरी वन प्रभाग है। तो हर जगह टाइगर का और लेपर्ड का प्रेजेंस है। तो लखीमपुर खीरी एक ऐसा जिला है जो काफ़ी बड़ा जिला है और 80% वहाँ पे गन्ने की खेती है और बहुत सारे कॉरिडोर हैं, नदियाँ 2-3 हैं। तो उस वजह से वहाँ कुछ न कुछ घटनाएँ आपको सुनने को मिलती रहती हैं। तो वहाँ के लोग कई
मतलब हम लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं कि लोगों को वन्यजीवों के व्यवहार के बारे में पता है और उनको ये भी पता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसका पालन वो लोग कर रहे हैं, तो एक सा अस्तित्व है उनका, वो एग्जिस्टेंस है एनिमल के साथ। और दूसरा, आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे अभी पैनलिस्ट ने बताया, इसका एकमात्र जो सबसे वन्यजीव संरक्षण या मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने की बात है, तो जागरूकता से बहुत ज़्यादा इसको जो है रोका जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मीडिया कर्मियों की है, जो स्कूल के बच्चे हैं या जनप्रतिनिधि हैं या और लोग जो जिनका काम वाइल्ड लाइफ डील करना नहीं है, तो उनके माध्यम से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है मतलब प्रभावी होंगी भविष्य में। और उस दिशा में सरकार भी काम कर रही है और काफ़ी अच्छा एक प्रयास किया जा रहा है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से जानवर शहरों में आते चले जा रहे हैं, लगातार जंगलों की कटान हो रही है, उससे काफी सारी चीजें ऐसी निकल करके आती हैं कि जो रिपोर्टिंग होती है वो ज्यादातर जानवरों के विपक्ष में होती है, जानवरों के लिए कोई ख्याल नहीं रखा जाता। तो इस पूरे मुद्दे पर लोकल नॉलेज कितनी ज्यादा जरूरी होती है? बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो सारा कॉन्टेक्स्ट आपने ही क्लियर कर दिया आपके क्वेश्चन में ही, कि पहली बात तो यह है कि जानवर जो हैं जंगलों से निकल करके बाहर आ रहे हैं। इसकी एक बहुत सारी वजह ये भी है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि जंगल जानवर बाहर आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, या शहर जो है वो जंगल की तरफ जा रहे हैं, बढ़ते हुए फैलते जा रहे हैं। कहीं हमने उन एरियाज में जहाँ पे कि जानवरों ने हमेशा से अपना जो है रहवास किया है, वो एरियाज में आज इंसान तो नहीं पहुंच गया, हम उन एरियाज को तो क्लेम नहीं करने लगे हैं जा करके कि भाई ये शहर है बन गया है, या ये तो वाला जो एरिया है। तो सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट का जो सिनारियो मैं देखता हूँ कि जब हम डेवलपमेंट का जो हमारा जो मॉडल है वो हमने गलत चुन लिया है। मतलब मेरे हिसाब से तो हमें डेवलपमेंट को ही दोबारा से डिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने क्या किया है कि हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है। वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हुई हैं वो लेकर के हम उन मॉडल्स को लेकर के अपने कंट्री में जो है विकास की जो संरचना हमने बनाई है उसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग है, जैव विविधता जो है वो अलग है, और इसके साथ साथ में जो है हमारे जो चैलेंज है, हमारे जो कल्चरल है, हमारे जो बिलीफ्स है खासकर नेचर के साथ में, वो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो नॉर्मली जब तक हम लोकल जो नॉलेज है, फॉर एग्जांपल चाहे वो उस जगह की जो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं, वो वहाँ के कल्चर में जो निवास करती थी, जो एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस को जो है मेंटेन करती थी। मतलब अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जैव विविधता के उसमें जो बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी को समेटे हुए, और ये आज में नहीं बनी है, हजारों सालों से। और हमारा मॉडल ही ये रहा है कि यहाँ पे इंसान और जानवर जो हैं पीसफुली को एग्जिस्टेंस करते रहे हैं हमेशा से। लेकिन हमने जैसे ही हम दूसरे मॉडल में हमने बाउंड्री डिसाइड करना शुरू कर दिया कि ये जंगली जानवरों का इलाका रहेगा, ये हमारा इलाका रहेगा, तो हम हमारा जो वो जो कल्चरल जो प्रैक्टिसेस थी, जो इस रिश्ते को जो मेंटेन करती थी, वो कहीं टूट गया। और फिर अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है कि हमें और लैंड पार्सल चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा जो है बढ़ चुके हैं। तो हमें गलती से उनके इलाके में जो बाउंड्री हमने उनके लिए तय की थी, अब हमें उनके अंदर जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट आता है। पुराने टाइम में जो लोग थे वो उनके साथ ही रिलेशन में रहते थे, तो वो मैनेज करना जानते थे कि किस तरीके से किस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है। अभी का इंसान वो नहीं कर पा रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। बस यही सारा तो सीधा बॉस, इसका समाधान क्या है? क्या आपने ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ को लेकर के कभी कोई प्रयोग किया इस तरीके का? कोई अगर ऐसी स्टोरी हो जब आपने इस पे काम तो किया? बेसिकली इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिल्ली है। दिल्ली की जब कोई बात करता है तो कोई ये नहीं कहेगा कि जनरली मैं जब कहीं दूसरे रीजन में जाता हूँ तो बात करते हैं कि भाई मैं लेपर्ड पे काम करता हूँ, तो मेरे साथ ये आता है सबसे पहले कि अच्छा दिल्ली में लेपर्ड हैं, पर मैं जिस रीजन में काम कर रहा हूँ उसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। मतलब देखा जाए तो दिल्ली जो है हमारे देश का शहर है, शहरों के नाम पे आता है, दिल्ली का नाम सबसे पहले आता है, पर वहाँ पे जानवरों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मैं उसके बगल में ही काम कर रहा हूँ पिछले 11-12 साल से। मेरा जो रीजन है उसकी एक अपनी हिस्ट्री है। दिल्ली की हिस्ट्री शुरू होती है जंगल से ही। जब हम पुराने टाइम में जाते हैं, पौराणिक काल में एक शहर जो बसाया गया था वो जंगल को उजाड़ करके, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज को भगा करके
जिनमें नाग और उनको जो है जलाने का पूरा हमारा इतिहास है, एक वो आख्यान है हमारे पास। तो मतलब दिल्ली की स्टोरी शुरू होती है जंगल को उजाड़ने करके शहर बनाने की, और फिर वो कंटिन्यू रही। बाद में जो है तुर्क टाइम पे आए तो उन्होंने भी पूरा पहाड़, तुगलाबाद वगैरह, ये सारा फोर्ट एरिया, जंगल को लगातार उजाड़ा गया। इसके बाद में ब्रिटिशर्स का जो है, ब्रिटिशर्स ने बाकायदा वहाँ पे अपने उसको बनाने के लिए जो है इनाम पॉलिसी चालू की थी, लेपर्ड वगैरह को हंट करने का, उनको भेड़ियों को हंट करने का। आज़ादी के बाद भी उस एरिया को कंसीडर नहीं किया, बाद में आर्मी को दे दिया, वहाँ फायर रेंज हुआ, बहुत सारी बमबारी हुई, फिर माइनिंग शुरू हुई, मतलब पूरा जंगल और सब कुछ तबाह हो गया। 2002 में क्योंकि दिल्ली वालों को पॉल्यूशन और ग्राउंड वाटर की जो जरूरतें थी वो जंगल की जरूरत पड़ी, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन से जंगल बंद हुआ। लेकिन अभी पिछले 11-12 सालों में लेपर्ड वहां पे फिर से दोबारा से लौट करके आ गया, क्योंकि उसका नेचुरल हैबिटेट है, तो वो कहाँ जाएगा, वो तो आएगा ना अपने अपने उसी एरिया में। अब वो आ गया, अभी वहां पे बहुत सारा पीसफुल एक रिलेशन भी मेंटेन हुआ है पिछले 11 साल में। वहाँ पे काफी सारी पॉपुलेशन है। मेरी आज की जो प्रेजेंटेशन है, अगर आप रहो तो मेरा फोकस उसी पे ही है कि कैसे एक बहुत ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज, जहाँ पे कि इंसानों की एक बड़ी पॉपुलेशन है और जहाँ पे डिस्ट्रॉय करने का बहुत बड़ा इतिहास है, उसके बाद में नेचर अपने आप को कैसे रिवाइव कर रहा है। और क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कुछ हद तक बची हुई है, तो उन्होंने उन नए जानवरों को फिर से भी एक तरीके से समाहित कर लिया है और चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो दोस्तों, देखा आपने, राजधानी लखनऊ में आज मानव वन्यजीव संपर्क पर एक पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारी बातें ऐसे निकल करके आई। खासतौर से मीडिया से ये अनुरोध किया गया कि जिस तरीके से मानव की भावनाओं को सामने रखकर रिपोर्टिंग की जाती है, तो कहीं ना कहीं जानवरों का पक्ष भी रखा जाए। उन्हें आदमखोर कह देना या ऐसी डरावने वाली खबरें छाप देने से भी कहीं ना कहीं जीवों को भी नुकसान होता है और जनता पर भी उसका नकारात्मक असर होता है। दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां देखने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर।